ऑल राइट, तो भाई लोग बहन लोग, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स रिलीज हो चुकी है और मूवी तो बढ़िया ही थी। आपको कैसी लगी कमेंट से बताना। होपफुली आप लोगों ने अभी तक देख भी ली होगी, अगर नहीं देखी तो जाके देख लेना। वैसे आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन और मिड क्रेडिट सीन के बारे में। सो स्पॉइलर अलर्ट, ये सीन्स इंपॉर्टेंट है वैसे फ्यूचर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए, स्पेशली मिड क्रेडिट सीन। और अगर आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कट्टर वाले फैन हो, मतलब मार्वल के फैन हो और इन्हें मिस कर दिया तो एक बड़ी डिटेल मिस कर दिया आपने, ऐसा लगेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर आप कट्टर मार्वल के फैन हो तो एंड तक तो बैठे ही रहे होगे, थिएटर छोड़ के उठते नहीं है। कट्टर मार्वल के फैन एंड क्रेडिट्स के बाद भी बैठे रहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ये वीडियो अपने मार्वल के फैन दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिड क्रेडिट सीन की। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूवी खत्म होने के बाद जब थोड़ा सा क्रेडिट चल जाता है तो हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि अब 4 साल बीत चुके हैं। रीड रिचर्ड्स, सू स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म और बेन ग्रिम यानी फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम अब बैक्स्टर बिल्डिंग में रहती है और सीन फोकस करता है सू स्टॉर्म और उसके छोटे बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स पर। अब 4 साल बीत चुके हैं तो फ्रैंकलिन भी बड़ा हो चुका है ऑब्वियसली। सू अपने 4 साल के बेटे फ्रैंकलिन को एक बेड टाइम स्टोरी सुना रही होती है। द वेरी हंग्री कैटरपिलर एक चिल्ड्रंस बुक है जिसे पेरेंट्स बचपन में अपने बच्चों को सुनाते हैं, उसमें से सुना रही होती है। लेकिन वो थोड़े टाइम में अपस्टेयर्स जाती है फ्रैंकलिन की फेवरेट बुक लेने। जैसे ही वो ऊपर जाती है और बुक लेती है, हर्बी उसे एक बुक भी दिखाता है। लेकिन तभी बैकग्राउंड में एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी ने टेलीपोर्ट किया हो या कोई चीज वहाँ अपियर हुई हो। सू अलर्ट हो जाती है, वो नीचे आती है और ऑलमोस्ट अपनी पावर्स अपने हाथ से एक्टिवेट कर ही लेती है। जैसे ही वो फ्रैंकलिन के पास आती है, वो देखती है एक क्लोक फिगर फ्रैंकलिन के पास बैठा होता है। उसके हाथ में एक सिल्वर कलर का चमकता हुआ मास्क होता है जो कि रिजेंबल करता है उससे जिसकी बातें इतने दिनों से, इतने महीनों से हो रही थी। लेटवेरिया का राजा डॉक्टर डूम। ये एक्चुअली वही मास्क होता है जो डॉक्टर डूम पहनता है, लेकिन एग्जैक्टली उसके जैसा दिखता नहीं है। हालांकि इस सीन में हमें डॉक्टर डूम का चेहरा नहीं दिखाया गया है, वो फ्रैंकलिन की तरफ फेस करके बैठा हुआ था और फ्रैंकलिन उसकी तरफ, और फ्रैंकलिन अपना हाथ उसके चेहरे पे लगाता है। अब इस सीन में फ्रैंकलिन क्यूरियस नजर आता है, जैसे उसे डर नहीं लग रहा था बल्कि वो इस स्ट्रेंज फिगर को समझने की कोशिश कर रहा था। ये सीन यहीं खत्म होता है और तुरंत इसके बाद स्क्रीन पे एक टेक्स्ट आता है, द फैंटास्टिक फोर विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। अब अगर बात करें इस सीन के सिग्निफिकेंस की तो सबसे पहली बात ये कि डूम का ये फर्स्ट प्रॉपर अपीयरेंस है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में विदाउट फेस। मार्वल ने कॉमिक कॉन में कंफर्म किया था कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही डॉक्टर डूम का रोल प्ले कर रहे हैं और रूसो ब्रदर्स इस एवेंजर्स डूम्सडे को डायरेक्ट कर रहे हैं। जो मिड क्रेडिट सीन है वो एक्चुअली रूसो ब्रदर्स ने डायरेक्ट किया है ये वाला, ताकि डूम की एंट्री इम्पैक्टफुल हो। अब डॉक्टर डूम का इंटरेस्ट फ्रैंकलिन रिचर्ड्स में क्यों है? सिंपल सी बात है, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है जिसके पास रियलिटी बेंडिंग पावर्स है। तो सबसे पहले उसने अपना सूगला सा थोपड़ा ठीक करवाया होगा उससे। कॉमिक्स में तो उसने गैलेक्टस तक को अपना हेराल्ड बना लिया था, तो डूम का चेहरा तो ठीक कर ही सकता है। टोनी स्टार्क का कैसा रहेगा? हो सकता है वो लगवाया हो। अब मूवी में भी क्लियरली हिंट दिया गया है कि फ्रैंकलिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, तो डूम ऑब्वियसली उसके पावर्स में इंटरेस्टेड है। सिर्फ गैलेक्टिस ही नहीं है जिसको वो चाहिए था। शायद डूम चाह रहा है कि फ्रैंकलिन उसका फ्यूचर चेंज करे, या फिर कुछ और मोटिव हो सकता है, जैसे कि फ्रैंकलिन वांडा को रेजरेक्ट करे, क्योंकि वांडा कॉमिक्स में डूम के साथ रह चुकी है। अब इधर इसलिए वो चाहिए हो सकती है डूम को क्योंकि वांडा मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है, या कुछ ऐसा वो करवाना चाहता हो वांडा से जो कि ईविल हो, तो इसलिए वो फ्रैंकलिन की हेल्प से उसे जिंदा करवाना चाहता हो। और लोग तो बोल ही रहते इतनी सुंदर स्त्री को कैसे मार दिया भाई, अभी उम्र ही क्या थी उसकी। तो हो सकता है उसकी हेल्प से डूम ट्रैवल करे डिफरेंट यूनिवर्स में और अपना काम करे। लेकिन ऐसा होता अभी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसे अगर ले जाना होता फ्रैंकलिन को तो वो वेट नहीं करता सू स्टॉर्म के आने का। इसलिए कोई और मोटिव भी है, जैसे कि वो सू स्टॉर्म को भी किडनैप करना चाहता हो, जिससे रीड रिचर्ड्स को वो बाद में ब्लैकमेल कर सके किसी चीज के लिए। और बैटल वर्ल्ड वाली कहानी तो एवेंजर्स डूम्सडे में है ही, जिसमें डूम के साइड में फ्रैंकलिन और सू स्टॉर्म है और दूसरी साइड में शेरिफ स्ट्रेंज। तो हो सकता है कि इसके बाद यही सीन बनाने के लिए डूम इनको ले जाए। वैसे डूम का एग्जैक्ट मोटिव अभी पता पाना मुश्किल है, लेकिन जो भी है तगड़ा है। इसके बाद फिर जब स्क्रीन पे लिखा आता है फैंटास्टिक फोर विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे, तो मार्वल ये क्लियर कर देता है कि फैंटास्टिक फोर अब एमसीयू की मेन एवेंजर्स स्टोरी लाइन का पार्ट बन गए। मतलब ये लोग अब उस मेन यूनिवर्स में जाएंगे ही जाएंगे। एवेंजर्स डूम्सडे 2026 में रिलीज होने वाली है और उसमें बहुत सारे बड़े इवेंट्स होने वाले हैं।
ये सीन फ्यूचर सेटअप के लिए सीधा फाउंडेशन रेडी करता है। अब चलते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ। ये सीन थोड़ा अलग है, इसमें कोई बड़ी स्टोरी डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन एक फन और नॉस्टैल्जिक मोमेंट दिया गया है फैंस के लिए। पोस्ट क्रेडिट सीन शुरू होता है क्लासिक 1960 स्टाइल एनिमेशन से। पूरा वाइब एक पुराने सैटरडे मॉर्निंग कार्टून जैसा है। सीन में फैंटास्टिक फोर एक एनिमेटेड फॉर्म में दिखते हैं, जहां उनका सामना हो रहा होता है रेड गोस्ट और उसके सुपर एप से। रेड गोस्ट मार्वल कॉमिक्स का एक विलन है जिसका काम है इनविजिबल होना, और वो अपने जेनेटिकली एनहेंस गोरिल्लास के साथ लड़ता है। एनिमेटेड सीन में मिस्टर फैंटास्टिक अपने आर्म्स को स्ट्रेच कर रहा होता है, सू इनविजिबल हो जाती है, जॉनी फ्लेम ऑन करके हवा में उड़ता है और द थिंग अपनी आइकॉनिक लाइन बोलता है, इस क्लॉबर इन टाइम, जो कि फैंस के लिए एक परफेक्ट मोमेंट है। सीन पूरा एक्शन पैक्ड कार्टून स्टाइल में होता है, लेकिन इसमें कोई रियल स्टोरी डेवलपमेंट नहीं होती। इसके बाद एक ट्रिब्यूट शॉट आता है जहां स्क्रीन पे लिखा होता है जैक किर्बी का एक कोड, इफ यू लुक एट माई कैरेक्टर्स यू विल फाइंड मी, और फिर दिखाया जाता है उनका जन्मदिन। जैक किर्बी, जिन्होंने स्टैन ली के साथ मिलकर फैंटास्टिक फोर को क्रिएट किया था, उनको ये पूरा सीक्वेंस डेडिकेट किया गया है। यहाँ एक लाइन और दिखाई जाती है अर्थ 828 के बारे में, जिसे कॉमिक्स में जैक किर्बी के इमेजिनेशन का यूनिवर्स माना जाता है। तो ये सीन एक तरह का हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट था, जिसमें मार्वल ने अपने क्रिएटर्स को याद किया। अब बात करें एमसीयू पर इन दोनों सीन्स के इम्पैक्ट की, तो सिंपल सी बात है भाई, मिड क्रेडिट सीन मेजर था, पोस्ट क्रेडिट सीन फन था। मिड क्रेडिट सीन ने कंफर्म किया कि डॉक्टर डूम एमसीयू में अब ऑफिशियली आ चुका है और एवेंजर्स डूम्सडे में हम फैंटास्टिक फोर के साथ उसका बड़ा क्लैश देखने वाले हैं। ये सीन एमसीयू के फेज 6 के लिए बेस बनता है, और पोस्ट क्रेडिट सीन ने बस एक नॉस्टैल्जिक का फील लिया थोड़ा बहुत, जिसमें हमें क्लासिक कार्टून स्टाइल में अपने फेवरेट हीरोज को देखने का मौका मिला, प्लस जैक किर्बी को एक रिस्पेक्ट भी दिया गया। तो अगर आप मूवी देखने के बाद जस्ट ही क्रेडिट्स के बीच में उठ के चले गए हो, तो फिर से ये सीन्स देख लेना, स्पेशली मिड क्रेडिट सीन, क्योंकि डूम की एंट्री और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के साथ उसका एनकाउंटर एमसीयू का गेम चेंजर बन सकता है। और एवेंजर्स डूम्सडे में क्या क्या धमाके होने वाले हैं उसके क्लूज यहाँ से मिलते हैं। बाकी पोस्ट क्रेडिट सीन एक फन नोट था कॉमिक्स और कार्टून फैंस के लिए। तो वेल, इस वीडियो में इतना ही। ये थी वीडियो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट और मिड क्रेडिट सीन्स के ऊपर। वैसे देखा जाए तो दोनों ही पोस्ट क्रेडिट सीन है एक तरह से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, इसको चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी और भी वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।